नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, आज बाज़ार बहुत ही गिर रहा है। कल भी गिरा और आज भी गिरा। अब बाज़ार के अंदर वीकनेस क्या है? वीकनेस के 2-3 फैक्टर हैं, अगर हम उनको डिस्कस कर लें तो देखो, पहले तो क्या, कल तो तुम्हारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और कल भी तुम्हारा निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो 2 दिन तो आपको बहुत ही संभल के रहना है। और क्या है, FII ने कल दबा के लगभग 13,000 के आसपास माल बेचा है। अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में भी FII ने लगभग 6,000 करोड़ का माल बेचा है। उसके अगेंस्ट में DI ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने माल खरीदा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खरीदा, 3500 करोड़ के आसपास माल खरीदा है। आज के अगर एक्सीडेंट की बात करें तो आज जो सबसे ख़राब नतीजे रहे हैं तुम्हारा, KEI इंडस्ट्री के रहे हैं, डालमिया भारत के रहे हैं और तुम्हारा ICICI प्रूडेंट के रहे हैं। अगर KEI इंडस्ट्री की बात करें तो KEI इंडस्ट्री के जो चेयरमैन, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, CMD अनिल गुप्ता जी, उन्होंने ऐसा बताया कि उनका EPC से अपना बिजनेस को हाथ सिकोड़ रहे हैं, इसलिए उनकी थोड़ा सा जो नतीजे आए हैं वो थोड़ा म्यूटेड आए हैं। और मार्जिन तो उसमें लगभग लगभग कमा लेते हैं, पर उसमें क्या है, उनका वर्किंग कैपिटल फंस जाता है। मतलब उनके अंदर जो पैसा देते हैं वो पैसा कुछ दिन के लिए ज़्यादा अटक जाता है। तो इसलिए इन्होंने बताया है, ऐसा अनिल जी ने बताया कि हम EPC बिजनेस से अपना हाथ सिकोड़ रहे हैं धीरे धीरे पीछे। तो इसीलिए EPC बिजनेस से हाथ सिकोड़ने के चक्कर में इनका जो EKC का बिजनेस आया, KEI इंडस्ट्री का, वो बहुत ख़राब आया। अब ऑल ओवर ठीक ही, अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट ये क्या है, अपना एक इनका EPC बिजनेस है, उससे अपना हाथ को पीछे खींच रहे हैं, तो इससे इनको बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा। अब आज अगर हम पूरे स्टॉक में बात करें तो 2-3 सेक्टर है। FMCG सेक्टर है जो तुम्हारे ब्रिटानिया है, ये इस तरह के है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो हरे निशान में दिख रहे हैं। और एक IT सेक्टर आज काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। IT सेक्टर में तुम्हारा इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ऐसे कंपनियां जो है वो काफ़ी एक सपोर्ट दे के काम कर रही है, चल रही है। और दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टरों में है, एक सन फार्मास्यूटिकल है। ऐसे जो वे स्टॉक हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टड बनाए हुए हैं अपने आप में। अब अगर हम बात करें साथियों, तो परिस्थिति जो आज की है ना, FII के कारण ज़्यादा है। और अब कच्चा तेल थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हुआ है, क्योंकि कच्चे तेल में क्या है कि वो बढ़े वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ जाएगी। मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जैसे उन्होंने बोला कि जहाँ से जो सस्ता आ सकता हो, हमें तो उस पर ध्यान देना है। तो क्रूड ऑयल भी लगभग लगभग आपका $80 के नीचे आ गया है। क्रूड ऑयल $80 के नीचे आने से कि कहाँ है कि आपको एक चीज़ में तो राहत मिली है, लेकिन चाइना पे जो 60-70% का टैरिफ की बात सुनने वाली थी कि 60% टैरिफ लग जाएगा, 70% टैरिफ लग जाएगा, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जी ने 10% का टैरिफ की घोषणा कर दी है, पर वो 10% भी फरवरी से लागू होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जिसे वो अपना दुश्मन मानते हैं, मतलब अमेरिका अपना एक तरह से दुश्मन मानता है चाइना को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस में चाइना ही उनको टक्कर दे सकता है। भारत उसको टक्कर नहीं दे सकता। अगर आप सोचोगे भारत से अमेरिका को खतरा है, भारत से कोई खतरा नहीं, क्योंकि भारत के पास में ना तो उतनी कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका से व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग परिस्थितियों में आगे निकल सके, और चाइना उन सब चीज़ों से आगे निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो आने वाला सामान जो अमेरिका में लग रहा था, उस पर टैरिफ लगाने की बात चल रही थी कि हम 60% तक टैरिफ लगा देंगे। और टैरिफ लगाने में कनाडा, मैक्सिको, क्योंकि ज़्यादातर अगर चाइना की कंपनियां की बात करें तो साथियों मैक्सिको के अंदर है, और उनको क्या है, एक तो सस्ती लेबर मिल जाती है वहाँ से, इसलिए तो चाइना में भी 10% टैरिफ लगा है। इतने टेंशन लेने की बात है नहीं। दूसरे कंपनियों में अगर आपकी अर्निंग है, बिजनेस आपका सस्टेन कर रहा है, चल रहा है बिजनेस, तो घबराने की बात नहीं है। दिक्कत कहाँ है साथियों? जहाँ पर आपके बिजनेस में दम नहीं है। अगर आपके बिजनेस में दम नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है साथियों, ये मान के चलो। एक एक समय हुआ करता था अमेरिका जब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सोचता था, लेकिन आज अमेरिका केवल अपने लिए सोचता है कि ग्रेट अमेरिका दैट अगेन वाली बात करता है। तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा डर लगता है। अभी जैसे हम कल्याण की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें या जोमेटो की बात करें, तो ये स्टॉक ना जिनका भी P रेशो हाई है, हायर वैल्यूएशन पे है, वो अब एक समझ लो कि अपनी बाजार उनको उनकी एग्जिट वैल्यूएशन दिखा रहा है। चाहे आप तुम्हारे डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लो, बिजनेस थोड़ी ख़राब हो गया, अच्छा बिजनेस है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी को देख लो, बिजनेस थोड़ी ख़राब हो गया, अच्छा बिजनेस है।
तुम्हारा जोमेटो को देख लो, चाहे तुम्हारा कल्याण ज्वेलर्स को देख लो। अगर कोई कंपनी हायर वैल्यूएशन पे नहीं है, मतलब एक सही वैल्यूएशन पे है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ज़्यादा वैल्यूएशन पे है तो कहीं ना कहीं समस्या है, ये आपको मान के चलनी पड़ेगी। अभी जो बाज़ार है ना, वो बाज़ार है आपको सही से कंपनियां पढ़ना, एनालिसिस करना। और जब एक समुद्र में एक समय आता है जब बाढ़ आ रही होती है, उस समय जो मछुआरे होते हैं वो अपना जाल सही कर रहे होते हैं। तो ये वही समय है जब मछुआरों का जाल समय करना, मतलब आपको अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छा अच्छा बिजनेस मॉडल, सही वैल्यूएशन पर आइडेंटिफाई करना और पैसे को लगा के रखना। जैसे ही जरा सी भी रिकवरी आती है, और रिकवरी कहाँ से आएगी? रिकवरी आएगी तो बजट में। अब केवल अगर भारत में जो शेयर बाज़ार को एक बूस्टर डोज मिल सकती है, वो है तुम्हारा बजट में। बजट में भारत सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि जिससे पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर बूस्टर मिल जाए। अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेंडिंग है, या इनका फिजिकल डेफिसिट के कारण जो उन्होंने नहीं करा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि मार्केट पूरी कहीं ना कहीं स्लो डाउन की ओर है कि भाई जो आप एक उम्मीद कर रहे थे, अनुमान जता रहे थे कि इतनी जीडीपी आएगी, उससे भी कम जीडीपी आ रही है। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आपको मंदी की ओर ले जा रही है कि भाई आपकी अगर जीडीपी नहीं आएंगे तो आपकी जो कंपनियां हैं वो कैसे चलेगी, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगी। जो उनके अंदर जो लेबर लग रही है, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं लोग बाग, अगर वे कंपनी नहीं चलेंगी तो उन्हें वो तनख्वाह कहाँ से देंगे आदमी, जो भी कंपनी है या मैनेजमेंट है। अगर उन्हें तनख्वाह नहीं देंगे तो उनको घर कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेंगे तो फिर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जुड़ा पड़ा है। तो जर्नली अगर एफआईआई इतनी दबा के क्यों माल बेच रहे हैं, उसके पीछे आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी साथियों कि रुपये का कमज़ोर होना, रुपये का लगातार कमज़ोर होना, तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। आप समझो, अगर किसी को 8 लाख रुपए निकालने हैं, 8 लाख 80 लाख रुपए निकालने हैं किसी एफआईआई को, आज तो उसे मात्र 81,000 रुपये के शेयर बेचने पड़ रहे थे, अब उसे 87,000 रुपये का, मतलब 87 लाख के शेयर बेचने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसे $1 लाख चाहिए ना, अगर उसको $1 लाख चाहिए, तो $1 लाख के लिए उसे 87 लाख के शेयर बेचने पड़ेंगे, जब जाकर उसे $1 लाख मिलेंगे। और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, रुपया जब जब कमज़ोर होगा तो मार्केट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको अमेरिका का बाज़ार हमारे बाज़ार से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अमेरिका के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि यार अमेरिका में ज़्यादा मौके तलाश रहे हैं वो लोग, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। अब अगर एफआईआई को भारत में लाना है तो उसके लिए भारत सरकार को बजट में कुछ ना कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि उन एफआईआई को अट्रैक्टिव लगने लगे बाजार। मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो मेटल इंडेक्स अपने आप में लाल है, बहुत बुरा हाल है। और तुम्हारा दो तीन इंडस्ट्री की बात कर लेना, हम 2-3 सेक्टरों की बात करें, एफएमसीजी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये 2-3-4 इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी सब पूरा लालम लाल है। लगभग अगर निफ्टी की बात करें तो 600 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट देखने को आ रही है आज। साथियों, सबसे मेन बात क्या है ना, एक तरह से जो एक्सीडेंटल साबित हुआ, एक्सीडेंटल हुआ है तुम्हारा KEI इंडस्ट्री के नतीजे, डालमिया भारत के नतीजे, और उसमें तुम्हारा बेहद ख़राब प्रदर्शन जो किया ICICI प्रूडेंट ने किया। अब इतने इतने ख़राब नतीजे आएंगे, और इंडियन सीमेंट का जो नतीजे आए वो उससे भी ख़राब आए। ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़राब ही ख़राब है, कुछ अच्छा भी है। अच्छा क्या है? अच्छा है तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के जो नतीजे, जो PNB हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे आए हैं। और एफआईआई को जो बाहर निकलने का, तो उन्हें एक तरह से पैनिक सेलिंग दिखा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि उन्हें जो नतीजे दिख रहे हैं ना, नतीजे बहुत म्यूटेड दिख रहे हैं। जीडीपी में ग्रोथ नहीं है उस हिसाब से, और जीडीपी में ग्रोथ नहीं है तो वो तत्काल भागे जा रहे हैं। भाई, मैं आपसे पहले भी कई बार बोल चुका कि अगर आपकी कंपनी में अर्निंग नहीं है, सस्टेनेबल इनकम नहीं कर पा रही हो, आपको ये चीज़ देखनी है। आप जब भी किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका जो उसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, अगर उसकी 20% है तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर उसकी 30% है, हमेशा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। तो समझ लो कि आपके जो हाथ लगा, रॉकेट चीज़ हाथ लग गई है।
लेकिन अब मैं तो देखता हूँ कि ऐसे ऐसे जिनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है नहीं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं, शेयर भागे जा रहा है और पब्लिक उठाई जा रही है, उठाई जा रही है, उठाई जा रही है। तो ऐसा कभी भी सस्टेन नहीं होता साथियों। जब भी बुल फिश आता है फिर एक बेयर फिश आता है, एक कंस्ट्रक्ट देखो एक तरह से साइकिल है। जब बाजार नीचे जा चलने के लिए चालू होता है तो ये जो फेज़ होता है ना, ये होता है आपका खरीदी का फेज़। जब ऊपर से ऐसे घूम रहा होता है जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम या डबल टॉप, डबल बॉटम नीचे बनता है, डबल टॉप ऊपर बनता है, तो समझ लो कि उस समय आपका माल छोड़ने का समय होता है। मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की आपको राय नहीं दे रहा, मैं जनरली ये बता रहा हूँ कि आपको कंपनियां पढ़ते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और आपका जो मेन मोटिव है ना पढ़ाई पे होना चाहिए। पॉलीकैप के नतीजे आए हैं, वो काफ़ी मोटे नतीजे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुड्स कैपिटल वगैरह जो है या तुम्हारा जो केबल और इंडस्ट्री है ये ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें सरकार कि रुपया कब तक स्थिर नहीं बनेगा, जब तक जीडीपी में ग्रोथ नहीं आएगी। जब तक जीडीपी में ग्रोथ नहीं आएगी तब तक रुपये की वीकनेस लगी रहेगी। जीडीपी में ग्रोथ आनी चालू हो जाएगी, जो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो फिर से भारत में आने चालू हो जाएंगे और फिर से डॉलर आएगा। अभी देखो फॉरेन रिजर्व दो तरह से कंट्रोल होता है। एक तो ये है कि अगर आपको रुपये की स्थिरता बनाए रखनी है तो जो भारत सरकार है, जो आरबीआई है, उसको मार्केट में डॉलर उतारने पड़ेंगे। तो अगर उनको अब डॉलर नहीं उतारने पड़े, वे समझ लो अपना डॉलर उतार नहीं रहे मार्केट में, तो रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। और रुपये एक सस्टेन लेवल तक गिरता है, क्योंकि देखो आपको एक लॉन्ग टाइम में अगर 10% 5 साल का टाइम होराइजन देखोगे तो आपको 4 से 5% का तो डॉलर में और रुपये के बीच में अंतर मिलेगा साल में। 3 से 4% तो मिलता ही कंपलसरी है, क्योंकि 2010 में अगर डॉलर की बात करें तो 56-57 रुपये था और अभी 85-86-87 है। अगर उस समय तुमने 56 लाख रुपए के 1 लाख डॉलर लेके रखे होते, आज की स्थिति में उनकी जो कीमत है 1 लाख डॉलरों की वो है 87 लाख। और छोटे लैंग्वेज में समझो, अगर आपके पास में सपोज करो 56,000 रुपये थे, ठीक है, 56,000 रुपये थे, आपने 1,000 डॉलर लिए, ठीक है, 1,000 डॉलर लेके रख दिए। उस समय पे क्या रेट था? 56 रुपये। आज क्या रेट है? 87 रुपये। तो आपके जो 56,000 रुपये रखे थे ना उस दौरान, आज उनकी कीमत ही 87,000 हो गई है। ना कोई ब्याज ना कोई कुछ, क्योंकि आपके जो रुपये की वैल्यू है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। रुपये की वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि ऑल ओवर जो पैसा है ना वो मार्केट की ओर डाइवर्ट हो रहा है। भाई आपका शेयर बाजार से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है? अमेरिका में जा रहा है। भाई आप भारत में जो 73 लाख करोड़ रुपया जो लगा रखा है एफआईआई ने, उनमें से अगर 3 बड़े प्लेयरों की बात करें, पहला जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा जो फंड है, एक तो मॉरिशस फंड है, दूसरा तुम्हारा अमेरिका है और तीसरा तुम्हारा ब्रिटेन है, जिसने भारत के अंदर पैसा लगा रखा है। तो ये हमें नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम आज ऑल ओवर बात करें कि एफएनओ पुट कॉल रेशो क्या है या पीसीआर रेशो क्या है, तो पुट कॉल रेशो तो काफ़ी कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं संकेत तो हैं सुधरने के, लेकिन जो विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो तोड़ दे रहा है कमर। वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो ये मान लो कि अब 17 के ऊपर है, मतलब एक तरह से जो पर्टिकुलर किसी भी चार्ट को देखते होंगे वो विक्स को चार्ट को देख के बताएंगे कि हाँ भाई इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न देने के बाद में एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दिया है मतलब जो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है ना वो बनी रहेगी। और अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 200 पॉइंट नीचे तो 300 पॉइंट ऊपर, तो 500 पॉइंट नीचे तो 700 पॉइंट ऊपर। क्योंकि ये जब भी कोई किसी भी स्टॉक में मूव आते हैं या मार्केट के अंदर मूव आते हैं, वो आते हैं वॉलेटिलिटी के कारण। जब भी जो विक्स होता है ना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर 10 से 12-13 के बीच में रहता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर वो आपका 15 के ऊपर चला जाता है, 15 से 18, जैसे अभी 17.5 चल रहा है, तो अभी देखो ना आपने कल 400 पॉइंट ऊपर था, ऊपर सस्टेन नहीं किया, 300 पॉइंट नीचे ला खड़ा कर दिया। तो ये सब चलता रहेगा। आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना है? आपको अच्छे बिजनेस में, अच्छे टॉप, जिस भी कंपनी की अच्छी टॉप लाइन हो, अच्छी बॉटम लाइन हो, अच्छा बिजनेस मॉडल हो, ऐसे अच्छे बिजनेस पकड़ लें और लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देने। मानसिक तनाव लेना नहीं, टेंशन मुक्त रह के जीवन जीना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा सस्टेन होगे। एक विजय केडिया जी का बहुत फेमस कोड है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली साचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये ध्यान रखना कि जब आप एक पौधे को रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा जल देते हो या पानी देते हो, तो उस पर जब फल लगता है तो एक ऋतु आने पर लगता है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अपने कैपिटल गंवा दोगे। इस मार्केट में कैपिटल को बचा लेना ही आपकी सबसे बड़ी कीमत है।
धन्यवाद। थैंक यू।